वेलकम बैक। टेस्ट सीरीज यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट्स के लिए जो हम एज ए डेमो क्लास चला रहे हैं, इकोनॉमिक्स के ऊपर टेस्ट सीरीज हमने अभी आपसे बात किया, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको ठीक से पढ़िए। भारतीय औद्योगिक सेक्टर में पर निम्न कथनों को पढ़ें। स्टेटमेंट को देखिए कि ग्रीन वाहन की फाइनेंसिंग 2030 तक, ग्रीन वाहन किसको कहते हैं? जो बैटरी से चलते हैं, जिसमें डीजल पेट्रोल यूज नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, उनको बोलते हैं ग्रीन वाहन। तो ग्रीन वाहन की फाइनेंसिंग 2030 तक सरकार जो है $50 बिलियन पहुंचने की प्रोजेक्शन कर रही है। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? आपको फाइनेंशियल हेल्प करना, आपको कर्जा देना, आपको लोन देना, देसी भाषा में उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग जो है इन ग्रीन वाहनों के लिए जो बैटरी ऑपरेटेड हैं, जो पेट्रोल डीजल से नहीं चलेंगे, 2030 तक $50 बिलियन पहुंचने का प्रोजेक्शन है। 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, ध्यान रखिएगा। तो 50 गुणा 100, $5000 गिनते रह जाएंगे। 50 बिलियन मतलब 5000 करोड़। तो डॉलर में कहते हैं तो 80 से और गुणा करेंगे। 8 पचे 40, 1 सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 4 लाख करोड़। इतना प्रोजेक्शन है सरकार का नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग आप जानते होंगे, NITI, जिसका पुराना नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। इसी का नाम है नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट 400 करोड़ की लागत से झांसी में बनाया जा रहा है। ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है? ये भी नया है। डिफेंस उत्पादों को, डिफेंस प्रोडक्ट्स को रक्षा में जो युद्ध के समय काम आता है, तो डिफेंस से रिलेटेड उत्पाद बनाने के लिए देश में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है प्लान्ड है। एक तो यूपी के झांसी में और दूसरा तमिलनाडु में। तो मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाने हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत बन सके। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। वहां पे बनाए जाने का प्लान है, जो सैंक्शन है। तीसरा कह रहा है कि करंट अफेयर्स भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया। तीसरा कह रहा है कि भारत के ऑटो उद्योग एवं ड्रोन जो आप उड़ाते हैं, तो वो ड्रोन जो आप हवाई जहाज की तरह रिमोट से उड़ाते रहते हैं, इसमें जो है ऑटो उद्योग और ड्रोन उद्योग हेतु पिछले वर्ष 26,058 करोड़ PLI स्कीम में स्वीकृत किया है। PLI क्या है? प्रायोरिटी लैंडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं, इसका नाम है, मैं भूल रहा हूं, प्रायोरिटी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पहले एक PLR था, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है भारत सरकार की। इसमें जो है 14-15
सेक्टर है जिसपे जो है आप 4 से 6% जो है इंसेंटिव सरकार की तरफ से आपके उत्पाद पे मिल जाती है, जितना आप उत्पादन करते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि हाल ही में ड्रोन और ऑटो उद्योग को भी इस स्कीम के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के तहत इतना स्वीकृत किया है सरकार, ये भी सही है। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भारत में एफडीआई 58.7 यूएसडी डॉलर बिलियन 58.7 बिलियन डॉलर जो है 21-22 में एफडीआई रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी भी विदेशी नागरिक या कंपनी के द्वारा देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करना, पैसा लगाना। तो ये चारों ही सही है, तो इसका आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेक? स्पेक क्या है? तो ये स्पेक जो है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग करती है, जो इक्विटी या डेट में हो सकता है। अब इसमें 2-4 शब्द ऐसे आए हैं जिसको समझना जरूरी है आप। एक तो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी क्या है ये, और दूसरा जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग करते हुए, मतलब 50-60 करोड़ रुपया नहीं, मिनिमम थ्रेशोल्ड इसका जो है 700 से 800 करोड़ रुपया होता है, मोर देन 700-800 करोड़। तो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग करती है, जो इक्विटी या डेट में हो सकता है। इक्विटी और डेट में क्या फर्क है? इक्विटी और डेट में क्या फर्क है? जब आप फाइनेंसिंग करते हैं, तो अगर आप डेट में कर रहे हैं, कर्जे में, तो आपको एक परसेंटेज इंटरेस्ट उससे मिल जाता है, बाकी आपको कंपनी की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं रहता है। और इक्विटी का मतलब होता है कि आप उसका उतना परसेंट शेयर, उतना परसेंट जो है हिस्सा कंपनी का आप अपने पास रखते हैं। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। लेकिन डेट में ऐसा नहीं है, ऋण है वो। तो ये ऋण जो है, डेट जो है, आपने कुछ परसेंटेज तय किया और उसी पे उसको दे दिया, कंपनी की परफॉर्मेंस से लेना देना आपको कुछ नहीं है। तो ये जो है इक्विटी में या डेट में भी करती है, ये बात तो सही है। और इवन ये कन्वर्टेबल डेट में भी जाती है। कन्वर्टेबल डेट शायद हमने कल पढ़ाया था कि पहले जो है सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे पैसा एज ए लोन लिया और बाद में म्यूचुअली एग्रीमेंट के हिसाब से, लेने वाला और देने वाला के म्यूचुअली एग्रीमेंट के हिसाब से उस डेट को इक्विटी में ट्रांसफर कर दिया। सपोज आपने 100 रुपया जो है डेट में दिया और इसका इंटरेस्ट मिला के 2 साल बाद मान लीजिए 5% इंटरेस्ट है, तो 2 साल बाद जो है 110 रुपया हो गया। 110 क्या है? डेट है। अब आप लोन दिए थे, आप चाह रहे हैं कि जो है हम अपना कर्जा जो दिए हैं वो वापस न लेकर के इसी कंपनी में एज ए पार्टनर बन जाए। तो ये 110 रुपया को आपने कहा कि मेरा जो है हिस्सा डाल दो इसमें इक्विटी में, और सपोज मार्केट वैल्यू कंपनी की 1000 रुपये है, तो आपने ये 110 रुपया इसमें डाल के 110 रुपया का हिस्सा खरीद लिया
मोटा मोटी 11%। तो उस कंपनी का 11% शेयर जो है, ठीक जोड़ा है ना हमने, 1000, हाँ ठीक है। तो उसका 11% जो स्टैक है, इक्विटी है, वो आप उसके मालिक हो गए उस दिन से। और आप चाहें तो उसे वापस ले या न ले, वो आपकी मर्जी है। तो उस दिन से आपका जो कर्ज की राशि थी डेट की, वो हो गई कन्वर्टेबल डेट, यानी डेट से इक्विटी में चली गई। तो डेट और इक्विटी आप समझ गए, ये नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, 1 नंबर जो है। 2 नंबर कह रहा है कि सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमेटिक कंपनी, एसपीएसी का नाम, जो ग्रीन व्हीकल्स को बाजार में प्रमोट करके सतत विकास को बढ़ावा देती है। अब देखिए हमने कैसे टफ क्वेश्चन बनाया है जिससे आपको फायदा हो। सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमेटिक कंपनी जो ग्रीन व्हीकल्स को बाजार में प्रमोट करके सतत विकास को बढ़ावा देती है, ये गलत है, क्योंकि सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमोबाइल कंपनी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है देश दुनिया में। तो जब यही फुल फॉर्म ही इसका गलत है, उसके बाद ये बाकी चीजें जो है सही है, लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमेटिक कंपनी नहीं है आज की डेट में, तो नहीं। तो ये गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि स्पेक का मतलब सबमरीन प्राइमूवर ऑटोमोबाइल कंपनी, जो पानी के अंदर चलने वाले पनडुब्बी निर्माण करती है। तो पनडुब्बी बनाने वाली अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन वो स्पेक नहीं है, और सबमरीन प्राइम मूवर ऑटोमोबाइल कंपनी अभी कोई अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है, तो आप दूसरा और तीसरा में देखिए, तो ये बाजार में ग्रीन व्हीकल को प्रमोट करके सतत विकास को बढ़ावा देती है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके लिए ये स्पेक नहीं होता, जो भी कुछ होगा वो कुछ और होगा, स्पेक तो नहीं होगा। और तीसरा जो पनडुब्बी बनाने वाला है वो भी सबमरीन प्राइम मूवर ऑटोमोबाइल कंपनी, ऐसा कोई कंपनी नहीं है। तो आधी बात इसमें सही है, और इस 2 और 3 में आधी बात सही है और आधी गलत है। तो हमने आपको घुमाने का प्रयास किया है, आपको ट्विस्ट किया है, कंफ्यूज किया है, जैसा कि यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न में कंफ्यूज करो कि हाँ हो सकता है कि इस टाइप की कोई कंपनी हो जो ग्रीन व्हीकल्स, आजकल बहुत चल भी रहा है ग्रीन व्हीकल। तो ये 2 और 3 गलत है। तीसरा है, ये भारत में अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि भारत सरकार इसे सेल कंपनी मानती है। ये बड़ा टफ है भाई, ये बड़ा टफ इसलिए है क्योंकि अभी किसी को मालूम ही नहीं है कि स्पैक जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे जब भी प्रपोजल जाता है स्पैक को लीगलाइज करने के लिए, तो वो उसको सेल कंपनी का मतलब क्या होता है? वो कंपनियां जो कागजों पे चलती है। कागजों का मतलब रियल प्रोडक्शन उसका कुछ नहीं है। सेल, SHELL, फोल जिसे कहते हैं ना, मोलस्का समुदाय का जो घोंघा होता है उसके ऊपर वाला सेल, उसी से बना है ये सेल कंपनी। मतलब उसकी जो उत्पादकता है, उत्पादन है, वो बुक में दर्ज है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कोई काम नहीं कर रही है। ज्यादातर लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए सेल कंपनी बनाते हैं, और ये सेल कंपनी बनाना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने तो लिखा वो एक्स सेल कंपनी, आपने एक्स कंपनी बनाई, पर आपने दिखाया कि हमने इतना प्रोडक्शन किया या इतना माल बेचा या इतना ट्रेडिंग किया, करते आप कुछ नहीं है। कागजों में खाली झूठ मूठ का लिखते रहते हैं और उसका बैलेंस शीट जो है बनाते रहते हैं। जब वो एक्टिविटीज को क्रॉस चेक की जाती है कि आपने कहां कहां जमीन खरीद के उस पर विला बनाया और उसको कितने में बेचा, जब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो रिकॉर्ड पीछे का कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपने फर्जी एंट्री दिखाया है। तो सेल कंपनी का मतलब समझ गए आप?
तो भारत में अभी ये शुरू नहीं हुआ है क्या, एस्पेक्ट, बार बार बात होती है शुरू करने की, लेकिन अभी नहीं शुरू हुआ है क्योंकि भारत सरकार इसको सेल कंपनी मानती। अमेरिका वगैरह में है ये एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट जो है किसी भी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए, उसको लोन देने के लिए, चाहे डेट हो चाहे इक्विटी हो, उसको फंडिंग करती है, बड़े लेवल पे करती है, और फंडिंग करने के बाद वो खत्म हो जाती है, वो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। एक तरीके से उसका रोल जो है ट्रांजैक्टरी एडवाइजर का है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर से पैसा ले करके आपको दिया, और आपको देने से पहले आपका जो इंडस्ट्रीज है ऑलरेडी एग्जिस्टेड होना चाहिए, उसके प्लस माइनस को, बुक वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को देख करके एक सर्टेन कीमत प्राइस तय होती है जो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे टिका होता है। फिर उसके वैल्यू के ऊपर जो है लोन या इक्विटी डिसाइड होता है। अमेरिका वगैरह में बहुत प्रचलित है। तो ये भारत में भी नहीं है क्योंकि सरकार इसको सेल कंपनी मानती है। तो इस हिसाब से जो है सही कौन कौन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक, सीरियल नंबर 1। तो सीरियल नंबर 1 कहां है, डी, यहां पे है। तो ये ओनली 1 डी ये सही है, बाकी सब गलत है। क्यों गलत है हमने आपको एनालाइज करके बताया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन एज ए डेमो इकोनॉमिक्स पे। ये भी इंपेरिकल व्यवहारिक क्वेश्चन है, मजे की बात देखिए। ये कह रहा है कि भारत में जिस गति से कंपनियों का सृजन होता है उसी गति से उनका विलुप्तीकरण भी होता है। माने जितनी तेजी से लोग कंपनी फॉर्म करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रोड मैप के कंपनी बना लेते हैं, और गतिविधियां, एक्टिविटीज कुछ होती नहीं है, तो जितनी तेजी से बनी उतनी तेजी से बंद भी हो जाती। ऐसा बहुत होता है। तो उसका रीजन क्या है, वो कह रहा है कि पहला कह रहा है बिना रणनीति के लोग पंजीयन करा लेते हैं जबकि व्यापार ऑन हैंड होता ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि गैर योजनागत प्राक्कलन जो व्यवहार में कभी नहीं मिलता। नॉन प्लान्ड एस्टिमेशन जो प्रैक्टिकली वो कभी मीट आउट ही नहीं होता है। मतलब क्या है कि मार्केट का असेसमेंट किए बिना आप कंपनी फॉर्म करके और उस काम में कूद जाते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा, वित्तीय मदद नहीं मिलना क्योंकि पूर्व अनुसंधान किए बिना फील्ड में लोग उतर जाते। आपने अपने पैसे लगा के काम शुरू किया इस उम्मीद में कि बाकी फाइनेंस करा लेंगे। रिक्वायरमेंट आपकी 100 रुपए की है, आपने जो है 60 रुपया 50 रुपया आपने लगा के काम शुरू किया कि बाकी जो है बैंक से लोन ले लेंगे, तो लोन मिला नहीं। आपका 50-60 रुपये जो फंसाए हुए हैं वो भी डिवैल्यूएट होने लगता है, डिप्रिसिएट होने लगता है, और आपकी तबाही शुरू होने लगती है। तो ये भी सही है। तो बिना रणनीति के पंजीयन कराना जबकि काम नहीं है आपका ऑन हैंड। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत एस्टिमेशन जो व्यवहार में कभी मिलता नहीं है। फाइनेंशियल मदद नहीं मिलता क्योंकि आपने उसके बारे में ठीक से होमवर्क नहीं किया है। तो इन्हीं सभी सही है। इन्हीं चारों की वजह से जितनी तेजी से वो शुरू होती है उतनी तेजी से बंद हो जाती है। ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और 9 नंबर भी ले लेते हैं, जिससे जो है बाद में 10वें नंबर से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर निम्न में से कौन है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो है की जाती है। नाम से नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ये काम से नहीं है। ये पूछ रहा है कि उसमें से कौन कौन है जिसमें नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर सरकार करती है।
मैंने पहले से उसकी बहुत प्लानिंग नहीं होती, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से उस पैसा को खर्च किया जाए। तो इसमें जो है कंफ्यूज करने के लिए हमने बहुत सारे चीजें डाली है। तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ब्याज है, जो भी सरकार बाहर से लोन लेती है तो उस पर ब्याज देना पड़ता है। ये ऋण सेवा है, किसी को कर्ज देती है। डिफेंस, कहीं से लड़ाई युद्ध छिड़ गया तब वो सब खर्चा नॉन प्लान होने लगता है। और सब्सिडी जो देती है किसानों को या किसी को भी। तो ये 3, 4, 5 रक्षा व्यय, सब्सिडी, ऋण सेवा, तो ये जो है ये तो पक्का है कि सही है, तो इसको आप स्टिक करिए। आगे देखते हैं कि और क्या सही है। रिस्क मिटिगेशन नहीं है। पूंजीगत व्यय नॉन प्लान्ड हो ही नहीं सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंटिजेंट एक्सपेंडिचर ये भी नहीं है। सिर्फ इसमें ऋण जो लिखा है वो है लोन। आगे चलिए, लोन रिपे करना ये भी नहीं है। इंटरेस्ट मनी ये भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ये भी नहीं है। इक्विटी नहीं हो सकता। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो ही नहीं सकता। एलएपी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये भी नहीं हो सकता। और इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ये भी नहीं है। तो इसकी एक लिस्ट है, आप उसको और डिटेल में जा सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ये 1 नंबर सही है। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास किया हूं कि क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो ढंग है, क्वेश्चन बनाने का जो लेवल है वो कितना डीप है और कितना ज्यादा यूपीएससी सिलेबस या यूपीएससी के प्रश्नों से मिलता जुलता है। तो इस सेकेंड डेमो क्लास को हम यही रोकते हैं। अब फिर आते हैं 10 मिनट ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। और इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी से जल्दी कोचिंग ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को नए मुकाम पर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।